इंडिया भूटान संबंध, कल हमने बात की थी इस बारे में, को याद होगा, मैंने कहा था पीएम से मिलेंगे, बहुत सारा बात करेंगे आज। तो पीएम से मुलाकात हुई भूटान के किंग की कल। आइए बात करते हैं क्या क्या फैसले हुए हैं। तो इंडिया भूटान रिलेशन, मैं इस लाइन पे आगे बढ़ूँ पहले तो बैकग्राउंड दूँ इंडिया भूटान संबंधों का, थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ मैं आपको, यहाँ काम आएगा। इंडिया भूटान संबंधों में बैकग्राउंड सुन लीजिए। भूटान संबंधों को बेसिकली हम देखें तो हमें भूटान की आवश्यकता क्यों है, अगर देखा जाए, या इंडिया को भूटान की आवश्यकता क्यों है, इसको ढूंढ पाएँ कुछ। भूटान क्यों ज़रूरी है भारत के लिए? पहली बात तो भारत के लिए ज़रूरी है एज ए बफर स्टेट के रूप में, चाइना के साथ बफर स्टेट है हमारा। वो बफर स्टेट समझते हैं हम लोग क्या होता है? दो बड़े राष्ट्रों के बीच में एक ऐसा राष्ट्र जो दोनों से निष्पक्ष हो या काफ़ी हद तक एक निष्पक्षता का व्यवहार करे, तो बफर स्टेट है हमारे। जैसे नेपाल है, भूटान हमारे बफर स्टेट है इंडिया चाइना के बीच में। दूसरी बात, भूटान हमारे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। भूटान का विकास होगा या हमारे नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा रहनी है, तब भूटान ज़रूरी है। हमने देखा है किस प्रकार उल्फा कैंप पे उल्फा के लोग छुप जाते थे भूटान के अंदर जाके अटैक करके हमारे, तो भूटान सरकार ने सक्रिय भागीदारी निभाई 2003 में, और कहीं ना कहीं भूटान ने इसके बाद ऑपरेशन चलाया उल्फा के खिलाफ और सफलता प्राप्त की। तो नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी ऑफ नॉर्थ ईस्ट ज़रूरी, भूटान का सहयोग हमारे लिए। भूटान का सहयोग ज़रूरी है आपदा प्रबंधन के लिए, हिमालय से जुड़ा हुआ है, हिमालय पूरा नदियाँ हमारे यहाँ आती हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भूटान से जो नदियाँ आती हैं, पन बिजली बन सकती है, बड़े स्केल बन रही है उसके ऊपर, और कई परियोजना भारत बना रहा है, बिजली प्राप्त कर रहा है वहाँ से। वहाँ हम जानते हैं भूटान से हाइड्रो पावर पैदा होकर हमारे देश में आती है, चूखा, ताला, करिचू, मांगदेचू, कोलांगचू, कई परियोजना बना चुके हैं, बन रही हैं, या तो ऊर्जा परियोजना नाम बताऊँगा आगे जाकर। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बन रहे हैं वहाँ पर भूटान के अंदर। इसके अलावा इंडिया भूटान रिलेशन की बात करें, कल्चर रिलेशन है, सांस्कृतिक संबंध है हमारे, बौद्ध धर्म का जुड़ाव है कहीं ना कहीं। शांत रक्षित पद्मनाभन जिन्होंने स्थापना की थी तिब्बत में बौद्ध धर्म की, वही लोग यहाँ भी गए थे, भूटान में स्थापना की बौद्ध धर्म की उन्होंने। तो बौद्ध धर्म कॉमन कल्चर है हमारे बीच में, एक प्रकार से सांस्कृतिक संबंध है भूटान से हमारे यहाँ पर। इसके अलावा भूटान की नेसेसिटी क्यों है हमको, कहीं ना कहीं नेसेसिटी क्यों है भूटान की हमको यहाँ पर? भूटान एक्टिव पार्टनर है एक प्रकार से कहा जाए ग्रीन जीडीपी प्ले करने वाले देशों में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने देशों में, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे हम भूटान से। खासकर जो हरित जीडीपी कॉन्सेप्ट है उसका, एनवायरनमेंट को बचाते हुए विकास करना, ये जो कॉन्सेप्ट उसका है ग्रीन जीडीपी का, सीखने की बात दुनिया के लिए ऑफकोर्स ये। उसका हैप्पीनेस इंडेक्स एक बार जाके देखिए आप, कितना बेहतर काम कर रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं भूटान से, खासकर हरित जीडीपी और उसका हैप्पीनेस इंडेक्स, दो चीज़ें हैं ज़रूर सीखनी चाहिए भूटान से हमको यहाँ पर, ग्रीन जीडीपी और उसका हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशहाली सूचकांक, दोनों भूटान काफ़ी अच्छा काम कर रहा है भारत से। ग्रीन जीडीपी सोचिए, वहाँ पर उसने नंबर ऑफ टूरिस्ट का नंबर बैन लगा दिया, इससे टूरिस्ट नहीं आएंगे मेरे देश के अंदर, क्योंकि इससे नुकसान होता है मेरे देश के एनवायरनमेंट को। तो बड़े बड़े टूरिज्म शहर इतने बड़े बड़े वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे टूरिस्ट नहीं आ सकते मेरे देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं ध्यान रख रहा है वो, जीडीपी भी बढ़े लेकिन ग्रीन बना रहे, टूरिज्म बना रहे, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म होता रहे। तो इस पर फोकस कर रहा है भूटान, काफ़ी सीख सकते हैं हम लोग यहाँ से। इसके अलावा भूटान से कुछ और सीखने के लिए, भूटान वेल कनेक्टेड है हमारे नॉर्थ ईस्ट असम से आदि से। तो वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वन्य जीवों की बात करें, तो वन्य जीवों की बात करना जरूरी है इस मुद्दे पर, क्योंकि दोनों देश मिलकर टाइगर सेंसस कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, तीनों मिलकर मैं कहूँगा, इंडिया, नेपाल, भूटान, हिमालयन क्षेत्रों में टाइगर्स की संख्या गणना कर रहे हैं। तो वन्य जीव संरक्षण की बात कर सकते हैं, हिमालयन एरियाज़ में भारत, नेपाल, भूटान मिलकर टाइगर सेंसस कर रहे हैं। पहली बार टाइगर सेंसस हो रही, तीनों देश मिलकर कर रहे हैं, नेपाल, भूटान और भारत मिलकर हिमालयन क्षेत्र में कितने टाइगर्स हैं उनकी गणना की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ से लेकर डिजास्टर से लेकर डिफरेंट एस्पेक्ट हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ हम सहयोग करते हुए दिखते हैं। बाकी याद रखिएगा, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर, बॉर्डर खुला हुआ है, आवाजाही आसान होती है, टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, आवाजाही आसान है, भारतीय रुपया चलता है वहाँ करेंसी के रूप में, उनकी अपनी करेंसी भी, लेकिन भारतीय रुपये को स्वीकार करते हैं आराम से वो लोग, यूपीआई होता है वहाँ पर, आराम से रुपए कार्ड चला सकते हैं वहाँ पर आराम से। तो आवाजाही ईजी है, ओपन बॉर्डर है कहीं ना कहीं। अच्छा एक बताइए, भूटान की सुरक्षा के बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है, कौन सी फोर्स देखती है? बीएसएफ है, एसएसएफ है, या फिर सीआईएफ है? आईटीबीपी? आईटीबी तो तिब्बत बॉर्डर के लिए है ना। देखिए बीएसएफ देखती है पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर, दो कन्फर्म है। एसएसबी देखती है नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर। आईटीबी देखती है चाइना बॉर्डर, और म्यांमार बॉर्डर आपका देखता है असम राइफल्स, पूरा ये असम राइफल्स। ठीक है, तो याद रखिए एसएसबी और बाकी नेपाल बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर दो तीन सेनाएं मिलकर देखती हैं, लेकिन जो भूटान बॉर्डर है और नेपाल बॉर्डर है, यहाँ पर ऑपरेट करती है हमारी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल,
सशस्त्र सीमा बल हमारी एसएसबी जो है वो ऑपरेट करती है यहाँ पर, सीमा सुरक्षा करती है नेपाल और भूटान सीमाओं की। आईटीबी करती है चीन बॉर्डर की, बनाया गया तो चीन वॉर के बाद उसको आईटीबी को। बीएसएफ करती है बांग्लादेश बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर की। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, टॉपिक को लौट के आते हैं। भूटान की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है। भूटान के साथ संबंधों में कुछ और चीज़ जान लीजिए तो काम की है आपके साथ। पिछले कुछ संबंधों में भूटान में नई बातें क्या आ रही हैं वो देख लीजिए, नए एस्पेक्ट क्या आ रहे हैं भूटान संबंधों में। जो 21st सेंचुरी में जो रिलेशन बदलाव आ रहा है वो क्या आ रहा है समझिएगा। पहली बात तो बदलाव ये है कि भूटान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं या उसके एस्पायरेशंस बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? भूटान का जो यूथ है अब वो सोचता है कि इंडिया में क्यों पढ़ूं, बाहर जाके क्यों ना पढ़ूं मैं। अब सीधी बात है, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ रही है उन देशों की, वहाँ एक्सपोजर मिल रहा है उन देशों को, इंटरनेट का सहयोग यूज़ कर रहे हैं वो लोग, तो इंडिया के साथ साथ वो अन्य देशों में डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं अपनी। तो ये भूटान में परिवर्तन आ रहा है। पहले भूटान के लोग केवल इंडिया को देखते थे, अब वो भूटान के लोग दुनिया को देखते हैं। तो आज भूटान के जो यूथ है वो पढ़ने बाहर के देशों में जा रहा है, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है जाकर, वो वहाँ पर जाके पढ़ना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑफकोर्स एक आइडियोलॉजी वहाँ की भी आ रही है। उनको लगता है कि सोवरेनिटी का अलग चीज़, संप्रभुता का अलग, भारत के दबाव में क्यों रहे हम लोग। तो इससे क्या हो रहा है, भूटान में आपको संसदीय व्यवस्था आ गई, अब तो पार्लियामेंट बन गई भूटान के अंदर, जानते हैं आप लोग, किंग भी है, राजतंत्र भी है। तो राजतंत्री लोकतंत्र हो यहाँ पर, या मोनार्क डेमोक्रेसी है वहाँ पर, एक प्रकार से राजा भी होता है और संसद पीएम भी है वहाँ पर। तो राजतंत्र लोकतंत्र है यहाँ पर, जो मोनार्क डेमोक्रेसी जो है। तो ऐसे संसदीय लोकतंत्र का विस्तार हुआ यहाँ पर। जितना विचारधारा खुलेगी, अलग देशों से आप जाके मिलेंगे, मांग करेंगे, वोट देने का अधिकार मिले हमको, और वोट देने का अधिकार संसद बनाई गई इसलिए यहाँ पर। और संसद आने के बाद ऑफकोर्स जो इलेक्शन पार्टीज होंगी कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों से भी संबंध बनाए जाएं। अभी हमने देखा रिसेंटली चीन के साथ संबंध स्थापित कर रहा है ये देश, तो ये बड़ा बदलाव भारत के लिए कहीं ना कहीं। चीन के साथ संबंध बना रहा है ये देश, चीन को एम्बेसी खोलने का मौका दे रहा है अपने देश में। याद होगा 2 हफ्ते पहले पुरानी खबर थी हमारे पास, चीन को एम्बेसी खोलने का मौका मिलने वाला है भूटान के अंदर, और साथ ही साथ चीन के साथ सीमा विवाद पर लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। पहली बार भूटान के विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर गए थे। तो ये बदलाव आ रहा है पिछले कुछ दिनों में, ध्यान रखिएगा इस पर। तो जो के बदलाव का कारण क्या, संसदीय व्यवस्था का आना, उसका पीछे बदलाव क्या है, ऑफकोर्स इनकी यूथ का ग्लोबल होना, इनकी महत्वाकांक्षाओं का बढ़ना। इसके अलावा भूटान की जो एक लंबे समय से मांग है कि भूटान का जो एक अधिकार है भारत का यहाँ पर, कि भूटान की विदेश नीति, यदि आपको हथियार खरीदना है मुझसे पूछेंगे आप, हथियार को सेना भेजनी है कहीं मुझसे पूछेंगे आप, इसमें छूट की मांग चल रही थी और मांग दी भी है, भारत ने स्वीकार किया है। याद रखिएगा भूटान संधि को 2007 में संशोधन किया गया और भूटान को भारत से बिना पूछे या भारत के हितों के खिलाफ ना जाते हुए, खिलाफ नहीं जाएगा, बस हथियार खरीद सकता कहीं से भी। अब वो पहला था बाइंग फ्रॉम ओनली फ्रॉम इंडिया, अब वो हथियार कहीं से भी खरीद सकता है। हाँ, इंडिया के हितों को नुकसान ना हो बस, कम से कम ये ध्यान रखा जाएगा। तो वो पहले हथियार इंडिया से खरीद सकता था, लेकिन अब वो किसी भी हथियार खरीद सकता है। 2007 के अमेंडमेंट के बाद इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी में अमेंडमेंट किया गया, इंडिया भूटान मित्रता संधि में संशोधन किया गया, और अब भूटान किसी भी देश से हथियार खरीद सकता है जहाँ से इंडिया को मुश्किलें ना हो, इंडिया के इंटरेस्ट को मुश्किलें ना हो। इसके अलावा भूटान की बात करें तो भूटान में जो बदलाव आया पिछले कुछ सालों में, भूटान में अब तक पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। आज भी 12वीं योजना पूरी हो रही, 31 अक्टूबर पूरी हो चुकी है, 12वीं योजना खत्म हो गई है, 13वीं योजना शुरू हो गई है वहाँ पर। और उसी के लिए इंडिया आए थे वो कि फंड मिल जाए, पैसा मिल जाए 13वीं योजना के लिए। आप जानते हैं अगर हम देखें 12 योजनाएं, 5 साल की योजनाएं बनती हैं, 12 योजनाएं बन चुकी हैं, 5 ईयर प्लान बोलते हैं इसको आप। भूटान के 12 योजनाओं में आप उठा के देखेंगे, फर्स्ट 2, 2, 3 में तो 100% फंडिंग इंडिया की होती थी, पूरा पैसा इंडिया देता था इनको कि बनाओ योजना, पैसा पूरा हम देंगे। अब थोड़ा कम होता गया, 50%, 40%, 50% भी कंट्रीब्यूशन किया गया। अब आगे समवेयर 40% कंट्रीब्यूशन किया था 12वीं योजना में हम लोगों ने। यानी भूटान की पंचवर्षीय योजना में जो खर्चा करेंगे 5 साल में, 40%, 30% इंडिया देगा, बाकी लोन दे देगा कुछ, उसके अंदर आपको वो थोड़ा पैसा अनुदान दे देगा वो। तो यहाँ पर बदलाव आ रहा है और भारत धीरे धीरे अनुदान की जगह ऋण पर आ गया है। ये बदलाव आया पिछले कुछ सालों में कि अब भारत ग्रांट नहीं देता है, लोन देता है। इससे क्या हुआ है, भूटान पर भारत का बहुत ज़्यादा ऋण चढ़ गया है, जिसको बोलते हैं डेब्ट जीडीपी रेशियो 125% है उसका, जीडीपी साइज जो है उसका, उसके मुकाबले 125% लोन है, और मैक्सिमम किसका है, भारत का है। तो डेब्ट ट्रैप बोलना अच्छा लगेगा भारत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भूटान हमारे ऋण में है, ऋण जाल अच्छा लगेगा शब्द बोलना, लेकिन ऋण में है भूटान हमारे। तो ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सीधा आके हमसे मिलो, तो ठीक है। तो भारत का भूटान पर ऋण काफ़ी ज़्यादा है, लोन काफ़ी ज़्यादा है। पहले ये एड था, अनुदान होता था पहले ये, अब क्या हो रहा है, ऋण हो रहा है। अब 13वीं योजना के उन्होंने कहा हम ऋण दे देंगे, हमने कहा दे देंगे ऋण आपको आराम से सस्ता, लेकिन ऋण देंगे ना अल्टीमेटली, लोन नहीं देंगे आपको, अब वो अनुदान नहीं देंगे आपको। ये तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है भारत के विचारों में
और भारत अब ऋण देना पसंद करता है, इसलिए क्या हो गया है वहाँ पर डेप्ट जो है जीडीपी का 125% तक पहुँच गया है। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बोलते, सुना है आपने शब्द कभी ये? ऋण जीडीपी अनुपात, जीडीपी का साइज जो है उसके मुकाबले 125% उस पर उधार। इंडिया में कितना है? 80% के आसपास, 80% के आसपास है राज्यों का मिलाकर हमारे यहाँ पर, और भूटान 125% है। सोच सकते हैं ये तो काफ़ी बड़ी ज़्यादा स्थिति वहाँ पर ख़राब है। तो लोन में कन्वर्ट हुआ। ये हाल के बदलाव बता रहा हूँ क्या हुआ है बदलाव। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव हुआ है, भारत भूटान में हाइड्रो पावर बनाता रहा है, दो राय नहीं है। कई परियोजना बनाई है भूटान में हम लोगों ने, चाहे मैं चूखा की बात कर दूं आपके साथ, ताला की बात कर दूं, करीछू की बात कर दूं, चूखा, ताला, करीछू, मांगडेचू की बात कर दूं, मांगडेचू, या फिर कोलांगचू की बात कर दूं, 5 बन चुकी हैं। कोलांगचू 5 परियोजनाएं बन चुकी हैं, चूखा, ताला, करीछू, मांगडेचू, कोलांगचू। तो 5 परियोजना बना चुका है नेपाल में, जो बाकी बन रही हैं, लगभग 10-12 और बन रही है वहाँ पर। इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, बनाने में बनती है, बिजली खरीदते हम ही लोग हैं अल्टीमेटली भूटान से, बनाता वो है, इसको रेवेन्यू मिल जाता है, भूटान कमाई हो जाती है भूटान को इसमें। लेकिन पिछले कुछ सालों से भूटान शिकायत करने लगा है। एक तो इन पावर से उसका एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, वहाँ पर लोग विस्थापित होते हैं, मुश्किलें होती हैं वहाँ पर उनको। पहले भूटान मना नहीं करता, बनाओ आराम से। अब वहाँ पर 2-3 कंसर्न आ रहे हैं परियोजनाओं के सामने। कंसर्न क्या क्या आ रहे हैं, चिंताएं क्या क्या आ रही हैं इन परियोजनाओं से? कंसर्न नंबर 1 तो विस्थापन होता है। पहली बात तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़ होता है भूटान कि भैया इंडियन पर जाता है, डिस्प्लेसमेंट काफ़ी बड़े स्केल पर हो रहा है यहाँ पर। दूसरी बात, इन परियोजनाओं में डिले हो रहा है। भारत ने 5 साल में बना देंगे, 7 साल लग गया, 8 साल लग गया, 10 साल लग गया, तो भूटान अब 5 साल बोला, 5 साल में रेवेन्यू चालू हो जाएगा। आपको आपने बोला कि बना देंगे 5 साल बाद, 6वें साल से बिजली मिलना चालू हो जाएगी, अभी कमाई स्टार्ट होगी 6वें साल से। अब 10-12 साल हो गए, बन ही नहीं पा रहे परियोजना आपके यहाँ पर यार। अब चूखा, ताला, करीछू बनना था 2001 में, तैयार हुए बन के 2016 में आके, ये तो 15-16 साल डिले होगा प्रोजेक्ट कोई, तो नाराज हो गए देश यार। आप बाकी जो बनना था 2012 में तैयार होना, तब तैयार हुआ लास्ट ईयर जाके मांगडेचू। 10-10 साल प्रोजेक्ट लेट चलेंगे अगर, तो कैसे काम करेगा कोई देश? तो उन्होंने कहा कि भारत का जो इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी धीमा है, क्रियान्वयन काफ़ी धीमा है, जिसको लेकर शिकायत की है उन्होंने। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट या क्रियान्वयन की बात करें तो काफ़ी धीमा क्रियान्वयन है भारत का, स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स। इसको लेकर भूटान शिकायत करता है भारत से अब यहाँ पर। तो पहले तो संबंध थे कि बना दो, पैसा आप ही का लगा दो, लेकिन अब वो कह रहा है लोन दे रहे हो, एक तो लोन दे के बना रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि लोन पे ब्याज भी दें हमको, हम लोग जाके, और खुद लेट बनाओ परियोजना, तो ये स्वीकार्य नहीं है कुल मिलाकर। तो नेपाल थोड़ा नाराज, भूटान नाराज हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। तो ये जो नए पक्ष आ गए हैं, ये भारत भूटान संबंध में एक थोड़े से आलोचनात्मक पक्ष आ गए हैं, और ये कब आए हैं? लास्ट 20 सालों के अंदर। और इसको ऐसे भी देखते हैं राइटर यहाँ पर कि यार जनाब, ये जो नए इशू आ रहे हैं वो चाइना की ग्रोथ के साथ आ रहे हैं। चाइना बैठा है पैसे देने को तैयार ऊपर, चाइना आपको ज़्यादा पैसा आपसे दे सकता है वहाँ पर, चाइना उनको ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट लगा सकता है उनके यहाँ पर, चाइना उनकी बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है, चाइना सिक्योरिटी उनकी कर सकता है चाइना, तो उनको चाइना से लगता है कि ज़्यादा फेवर में रहेगा चाइना उनके साथ। तो ऐसे में ये विचारधारा बदल रही है। साथ ही साथ यूथ जो बाहर पढ़ने जा रहा है, इसकी आइडियोलॉजी भी आ रही है देश के अंदर। अब जो वर्तमान पीएम वहाँ पर हैं, वो इंडिया में नहीं पढ़े, वो पढ़ के आए बाहर से। तो लोग नए किंग बने, जिंगमे वांगचुक अभी रिसेंट किंग बने कुछ साल पहले, वो यंग किंग है, काफ़ी यूथ हैं, वो बहुत कम उम्र में किंग बन गए वहाँ के, वो यूथ हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो जब चीज़ जोड़ दी जाएँ तो भूटान एक नए दौर से गुजर रहा है इस समय, और इस समय इंडिया की आलोचना है, इंडिया के साथ संबंधों को बराबरी पे चाहता है कि वो नहीं कि आप वो अपर हैंड हो, मैं नीचे बैठा हूँ, नहीं, बराबरी के स्तर पर हूँ। पहले होता है, मैं याद कर रहा हूँ 2002-3 में वहाँ से दोरजी आते थे या वहाँ से जिंगमे वांगचुक सीनियर आते थे, उनको लेने कौन जाता था? हमारे सेक्रेटरी साहब चले गए एयरपोर्ट पे, किंग आए हैं वहाँ से, सेक्रेटरी साहब जाके उनसे बात कर रहे हैं। अब जिंगमे उन्होंने कहा भाई मैं सेक्रेटरी वगैरह के साथ नहीं आऊँगा, जयशंकर खुद गए रिसीव करने एयरपोर्ट पर। ये अंतर आ गया सोचिए विचार में ना, क्या उनको चाहिए सम्मान। भूटानी किंग आ रहे हैं भैया, तो आप प्रधानमंत्री ना आए कम से कम, आपका तो विदेश मंत्री तो भेजो कम से कम। तो जयशंकर खुद रिसीव करने गए, होटल पहुँचे तो वहाँ पर जी डोवाल जाके उनसे मिल के आए तुरंत जाकर। तो ये क्या दिखा रहा है ना भैया, आप देखिए, ये दिखा रहा है पीएम साहब खुद मिले उनसे कल यहाँ पर। पहली पिछली बार में याद है वो जब आए थे कि अब किंग वाइफ के संग आए 2016-17 में, सुषमा जी उस समय विदेश मंत्री थी, तो सेक्रेटरी साहब रिसीव करने गए और सुषमा जी अगले दिन होटल मिली जाके उनको, भैया ठीक है मिल लेते हैं। पीएम साहब 3 दिन बाद मिले किंग को। 3 दिन से किंग आपके देश में या पीएम को मिलने का टाइम नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चीन से बात करना चालू कर देते हैं। बात करना चालू किया, भारत सरकार ने बुलाया, 15 दिन बाद आ जाओ भैया इंडिया, आ जाओ, आपके संग आएंगे भी, आपके दिसंबर में जाने वाले हैं पीएम, पक्की बात है, वहाँ पर लगता है जाएंगे पीएम कुछ दिनों में, वॉट एवर। इंपॉर्टेंट बात केवल निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं भूटान को सम्मान चाहिए, भूटान को बराबरी का हिस्सा चाहिए, और ये जो बदलाव आ रहा है इस पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। भूटान में बदलाव दिख रहा है और ये आपके काम का है टॉपिक।
जो ट्रेडिशनली पढ़ते थे अब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। ये है नया भूटान जहाँ पर उसको सम्मान की आवश्यकता है, हो पाएगा। और नया भूटान में क्यों कह रहा हूँ, कि भूटान अब वो जो पुराने सीनियर जो वांगचुक साहब थे सीनियर हमारे, उनकी जगह जो जूनियर नए जिंगमे वांगचुक आए हैं, ये इनका भूटान है और ये यूथ भूटान है काफ़ी। और ये कर क्या रहे हैं, ये बिलीव कर रहे हैं कि भूटान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, भूटान को आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है भूटान को। तो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। कल हम बात करते, आपको याद है, सेज बना रहे हैं अपने यहाँ पर, पूरा ट्रेवल सिटी तैयार कर रहे हैं अपना पूरा ये। तो उसके लिए पैसा, आप सोचिए, भूटान के किंग इंडिया आते हैं, मुंबई आज जाएंगे, वो मुंबई रहेंगे, वहाँ पर बिजनेसमैन से मिलेंगे वहाँ के, और निवेश की मांग करेंगे भूटान के लिए। होता है ना, हमारे यहाँ वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है, वाइब्रेंट यूपी समिट होता है, ऐसे ही वाइब्रेंट भूटान समिट कर रहे हैं, इंडिया में आकर इंडियन निवेशक आएँ और वहाँ भूटान में निवेश करें। तो ये नया भूटान है और इसकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बात को समझना होगा, डील करना होगा भूटान से, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चीन पीछे बैठा है यहाँ पर। उसका ज़्यादा निवेश है, ज़्यादा सिक्योरिटी है, सेना है ज़्यादा, उसके पास टूल्स हैं डील करने के भूटान से। उसके फेवर, भूटान के फेवर में ज़्यादा चीन भी है कहीं ना कहीं। हो पाएगी बात हमारी। अब आइए, ये तो हुआ पुरानी संबंध, जो नए संबंध है इसके एस्पेक्ट में समझिएगा। जो चीन, जो भूटान से बातचीत हुई हमारी कल, समझ में आ गया ये। अब इसके एस्पेक्ट में क्या क्या बातचीत हुई भूटान से, वो देखते हैं आपके साथ। पहली बात तो क्या हुआ यहाँ पर, तो जिंगमे वांगचुक, जो जिंगमे खेसर वांगचुक हैं, इनकी मुलाकात हुई पीएम के साथ। तो पहली बात तो रेल लाइन जो बिछाई जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, 50 किलोमीटर रेल लाइन गेलफू से कोकराझार। ये रेल लाइन की अप्रूवल हो गई कल फाइनली। तो गेलफू से कोकराझार, असम के कोकराझार को जोड़ा जाएगा भूटान के गेलफू से। कल बात हुई थी इस बारे में शायद हमारी। तो ये रेल लाइन बिछाई जाएगी, इसका स्टडी होगा। यहाँ पर 58 किलोमीटर की रेल लाइन होगी ये, और पूरा भारतीय खर्चा होगा इसमें। परिभाषा का बिछाएगी इस रेल लाइन को गेलफू से कोकराझार तक। असम का कोकराझार, भूटान का गेलफू, सीमावर्ती इलाका है केवल। तो ये क्रॉस बॉर्डर रेलवे होगी 58 किलोमीटर की। तो दोनों साथ देश सहमत हो गए इस बात पर कि आगे बढ़ा जाए, फाइनल सर्वे किया जाए, इसको लागू किया जाए। हो पाएगा पहला पॉइंट, ये सहमति बनी। दूसरी बात, ये हो गया रेल लिंक गेलफू से कोकराझार, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा एक और रेल लाइन में सहमति बन गई जो 18 किलोमीटर की होगी, इस पर भी सहमति बन गई यहाँ पर। ये जोड़ेगी भूटान के समस्टे को वेस्ट बंगाल के बनारहाट से। ये भूटान और वेस्ट बंगाल को जोड़ेगी रेल लिंक 18 किलोमीटर की यहाँ पर। ये भूटान का बिल्कुल ईस्टर्न कॉर्नर होगा, ऑफकोर्स वेस्टर्न कॉर्नर होगा। तो समस्टे हमें एक जगह है भूटान में, समस्टे से लेकर बनारहाट तक वेस्ट बंगाल में 18 किलोमीटर की रेल लाइन होगी ये। इस पर भी अभी एक्सप्लोर करेंगे बन सकती है क्या। तो रेल लिंक 18 किलोमीटर की होगी ये। तो दो रेल लिंक हो गई यहाँ पर जो बनेंगी या बनने वाली, स्टडी की जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, दो रेल लाइन हो गए आपके पास, गेलफू से कोकराझार और बनेरहाट से लेकर समस्टे तक। चलिए, दूसरी बात, दो हो गए प्रोजेक्ट। तीसरा प्रोजेक्ट जो अप्रूव किया गया, चर्चा की गई इसके ऊपर, वो है हमारा, कहाँ गया, ये रहा। एक भूटान जो है, भूटान का ना सबसे कम विकसित है, राजधानी थिम्पू यहाँ पर है, किंग का पारो शहर यहाँ पर है। तो ये जो भूटान है ना, ये काफ़ी डेवलप भूटान है। यहाँ किंग का महल है और सामंत रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये बहुत डेवलप है। चूखा परियोजना, ताला परियोजना बनी है यहाँ पर, तो पावर प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन भूटान का ये जो इलाका है ना, जो अरुणाचल से लगा हुआ, ये काफ़ी बैकवर्ड इलाका है। तो भूटान का ईस्ट और साउथ ईस्ट एक बैकवर्ड इलाका है। और यहाँ पर एक शहर है जो आपको देख लेंगे यहाँ पर, दारंगा समरपुर जोंगरा बॉर्डर। ये जो बॉर्डर की लाइन है यहाँ पर है, ये असम और जोड़ती है भूटान को साउथ ईस्ट में। यहाँ बनाया जाएगा एक क्रॉसिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग तैयार किया जाएगा, दारंगा समुद्रूप जोंकार बॉर्डर क्रॉसिंग। ठीक है, तो समुद्रूप जोंकार भात की बात करें हम लोग यहाँ पर, ये हो गया भूटान में जगह है, और दारंगा असम में है। तो दोनों बीच एक लिंक तैयार की जाएगी। दारंगा एक जगह है और एक जगह का नाम है समुद्रूप जोंखार। ये जगह है, दो लोकेशन है आपकी स्क्रीन पर, असम और भूटान में। यहाँ बनाई जाएगी क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग नहीं होगी, वो एक प्रकार का एक जांच केंद्र होगा। यदि टूरिस्ट असम में आया, वो जाना चाहता है, वो जा पाए आराम से। वैसे बॉर्डर खुला है हमारे बीच में, इंडिया टूरिस्ट को मना नहीं है, लेकिन जो थर्ड कंट्री टूरिस्ट है, मान लो थाईलैंड का व्यक्ति भारत आया, असम में घूम रहा है, तो इस बॉर्डर क्रॉसिंग से वो जा सकता है असम भूटान के अंदर। तो ये आसान होगा, टूरिज्म बढ़ेगा इनका कहीं ना कहीं। तो ये भूटान में जो लेस डेवलप इलाका है, भूटान का साउथ ईस्ट इलाका है, वहाँ पर इमिग्रेशन चेक पॉइंट बना दिया जाएगा, जिससे थर्ड कंट्री के, तीसरे देश के नागरिक भी सड़क मार्ग का प्रयोग करके भूटान की यात्रा कर सकेंगे, टूरिज्म कर सकेंगे। तो समझ आई बात यहाँ पर। तो इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनेगा कहाँ पर, इस बॉर्डर लिंक पर। बॉर्डर लिंक का नाम क्या है, दारंगा से लेकर
समुद्रगुप्त जोहंकार इलाका है आपका असम और भूटान के बीच में। यहाँ बनेगी एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट, जिससे तीसरे देश के नागरिक, इंडिया भूटान के अलावा तीसरे देश के नागरिक भी सीमा पार कर सकेंगे आराम से। टूरिज्म बढ़ेगा। इंडिया में जो असम में आते हैं टूरिस्ट, कांजीरंगा आ रहे हैं या वो इस साइड जा रहे हैं, वेस्ट ईस्ट साइड, वो जा सकेंगे आराम से। उसके बाद भूटान में टूरिस्ट आ रहे हैं तो इंडिया आ सकेंगे वो। तो इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनेगा यहाँ पर दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो 2 रेल लिंक के अलावा जो बनने वाला है प्रोजेक्ट, ये बन रहा है, ये काम होगा। इसके अलावा 13वीं योजना जो है भारत की, जो नेपाल 13वीं योजना भूटान की जो होगी, उसमें भारत सपोर्ट करेगा। भारत ने कमिटमेंट किया है, सपोर्ट करेगा। अब सपोर्ट का स्तर क्या होगा इसके बारे में खुलासा नहीं किया है अभी, कितना सपोर्ट होगा, अनुदान होगा, ग्रांट होगा, लोन होगा, वो पता नहीं लगाया। लेकिन निश्चित तौर पर भारत ने कह दिया है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना जो है भूटान की चालू हो रही है, 1 नवंबर चालू हो चुकी है, जो कि इसकी जो फंडिंग है, इसका जो अनुदान है, इसमें जो लोन है, वो भारत मदद करेगा। कमिटमेंट भारत ने कर दिया है। अब वो क्या होगा प्रोजेक्ट मालूम पड़ेंगे बाद में, जब आएगा समय, लेकिन हाल फिलहाल भारत ने वादा कर दिया है 13वीं योजना में सपोर्ट करेगा भूटान की। वो हो पाएगी बात हमारी। ये 4 पॉइंट मिल गए, समझ में आ गए। नए संबंधों में 4 पॉइंट लिखने के लिए आपको। बाकी मैंने कल बताया था, रिवाइज कर दोबारा मैं आपसे, कि गेलफू जो जगह है, ये भूटान का बताया था, लोकेशन आपको याद होगी कहाँ पर है। बिल्कुल ये बिल्कुल असम बॉर्डर पर है, साउथ में बिल्कुल गेलफू नाम की जगह है। असम का गेटवे ऑफ असम, गेटवे ऑफ भूटान कहते हैं इसको हम लोग। गेलफू को गेटवे ऑफ भूटान कहते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और एक बन रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर। तो एक बड़ा सा एयरपोर्ट बनेगा गेलफू में और बनेगा सेज यहाँ पर। उसके लिए निवेश की आवश्यकता है। भारत आए हुए हैं, भारत ने कहा मदद करेंगे हम लोग, रेलवे स्टेशन बना ही रहे हैं कहीं ना कहीं। अब समझिएगा भारत को फ़ायदा क्या होगा इससे, इंडिया का फ़ायदा क्या है। गेलफू एयरपोर्ट बनने से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, या दिल्ली से फ्लाइट मुझे गेलफू जाना है, जा सकता हूँ फिर मैं, और वहाँ से रेलिंग से असम और नॉर्थ ईस्ट जाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट थोड़ा पीछे पड़ जाता है, तो उससे क्या होगा, उत्तरी असम जो है, कोकराझार के आसपास का असम या जो बोडोलैंड का इलाका है, वहाँ टूरिज्म बढ़ सकेगा हमारा। तो एयरपोर्ट है, उसके बाद रेल लिंक है वहाँ से, तो लोगों के लिए आसान होगा, आसानी से आ सकेंगे नॉर्थ ईस्ट के चाय बागान तक या नॉर्थ ईस्ट के कोकराझार तक। तो ये फ़ायदा होगा, भारत के लिए फ़ायदा होगा इस एयरपोर्ट के बनने से।